लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, कई बच्चों को डाउट था, जिसमें एक आध बच्चे ने मैसेज किया था। इसका मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट समझाया था तो दोबारा समझ लो। ये कॉन्सेप्ट मैंने बोला था, ये जीपी में भी आएगा कॉन्सेप्ट, इसलिए बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। इस कॉन्सेप्ट में था, इन एन एपी सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज द सेम। क्या बोलते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे ले ली 6 टर्म्स, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। आप कह रहे हो सर ये तो एपी में है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो एक चीज मैंने बताई थी, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों का सम 22, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म दोनों का सम, सॉरी, दोनों का सम 12 था ऊपर, इन दोनों का सम भी 12 है। 5 और 7 इन दोनों का सम भी 12 है। ये एक मैंने चीज बताई थी। इसमें था एक ऑड वाला सिनेरियो भी था, ठीक है, 2, 5, 8, 11, 14, 17 और ये लो 20, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट का सम तो 22 है, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम भी 22 है, थर्ड और थर्ड लास्ट का भी 22 है, ठीक है। नहीं, गलत करा क्या हमने? थर्ड और थर्ड लास्ट गलत किया। ये हो गया ना, 5 और 17 तो हो गया। 8 और 14 हो। हाँ, 8 और 14 होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट। तो सर ये तो मेरा 11 बीच में रह गया। 11 बीच में रह गया। अब 11 को कुछ बच्चे ध्यान से देखो। 11 को हम देखते हैं सर तो कुछ नजर आता है। क्या नजर आता है? जो सम है ना, वो इस मिडिल टर्म का क्या है? डबल है। जो सम है आपका, किसका सम बन रहा है? पूरा टोटल का सम नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो ध्यान से देखने में मुझे पता है क्या चलता है। जो मिडिल टर्म बच गई मेरे पास, मिडिल टर्म बच गई, अगर मिडिल टर्म को मैं डबल कर दूं, 2 टाइम्स द मिडिल टर्म, तो सम आ रहा है। किसका सम आ रहा है? सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सम ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, सम ऑफ थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म। तो 2 × 11 बन रहा है 22। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी लिया था हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इफ द थर्ड टर्म इज 4। अगर थर्ड टर्म 4 है मेरे पास, A1 मैं ले लेता हूँ, A2, थर्ड टर्म यहाँ पे 4 है, A4 और A5, है ना। यही क्वेश्चन करवाया था मैंने, ठीक है। अगर ये बच्चों टर्म मेरी थर्ड टर्म 4 है, तो इसका मतलब फर्स्ट और फिफ्थ टर्म का जो सम होगा टोटल, वो कितना होगा? 8 होगा सर, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ टर्म का सम भी कितना होगा? 8 होगा। अब टोटल का सम पूछ रहा है। टोटल का सम करते हुए गलती मत करना। फर्स्ट और A1 A5 का सम कर लिया आपने, A2 और A4 का सम कर लिया आपने, ठीक है। ये 8 है, ये 8 है, ये तो आपको पता ही है। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितनी है? 4 आपकी। तो इसका ऑप्शन कितना? ऑप्शन था 20। ऑप्शन क्या था? 20। इस तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन। क्लियर है? अब सम ऑफ एपी में लास्ट में हम कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, रेशियो दिया हुआ है 2 एपी का, और इस तरीके का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी बहुत बड़ी जाता है। तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द, if the ratio of the sum of the n term, एक मिनट रुको बच्चे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहा है इसमें? इसमें बोल रहा है रेशियो दिया हुआ है, ठीक है जी। रेशियो देख लेते हैं। सम टू एन टर्म्स ऑफ द 2 एपी, 2 एपीओ के ना, आपको रेशियो दिया हुआ है एन टर्म्स का, सम का, ठीक है। और पूछ रहा बताओ भैया रेशियो ऑफ 17 टर्म। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? सर हमें क्या गिवन है? हमें सम गिवन है। सम का क्या फॉर्मूला रहता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। और दूसरा सम है, उसका रेशियो दिया हुआ, तो उसको मैं बड़ा वाला एन ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके।
इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये रेशियो कितना दिया हुआ है आपको, ये रेशियो दिया हुआ है 5n+3, और यहाँ पे दिया हुआ है ये 3n+4, है ना। ये दो रेशियो दिया हुआ है, और पूछ रहा भैया 17 टर्म का रेशियो बताओ, यानी A17 और कैपिटल A17, इन दोनों टर्म्स को बताओ क्या रेशियो होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हमेशा याद रखना। कैसे बनाओगे आप लोग, बताओ कैसे बनाओगे। अब रेशियो, पहले रेशियो में भी यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं, रेशियो में भी ध्यान दो। तो रेशियो में कैसे बनाओगे इस तरीके का क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है सम टू एन टर्म्स ऑफ टू एपी। अब सम टू एन टर्म्स बोला है, तो एन टर्म्स तो बराबर है, एक चीज ये भी पता चली। तो इसका मतलब डिफरेंस क्या है, मेरे ए में डिफरेंस है, टर्म्स बराबर है दोनों में, टर्म्स बराबर है। तो यहाँ पर भी मैं एन लिख लेता हूँ, और यहाँ पर भी स्मॉल एन ही लिख लेता हूँ। ए मेरा अलग हो सकता है, डी मेरा अलग हो सकता है, एन सेम है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला द रेशियो ऑफ द सम टू एन टर्म्स ऑफ टू एपी, टर्म्स दोनों में बराबर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे से देखो तो क्या चीज आपको पता चल रही है, दो सम दिए हुए अलग अलग, ठीक है, हो सकता है दोनों में टर्म्स बराबर है, उसमें भी 10 होगी, इसमें भी 10 होगी, ऐसे समझ लो, ठीक है। आपका ए अलग है, उसमें डी अलग है, ए अलग है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म सेम है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है अपने को, ठीक है। उनका रेशियो दिया हुआ है 5n+3 डिवाइडेड बाय 3n+4, और आपको 17 टर्म का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ से ये तो कैंसल आउट हो गया, सिंपल सा स्टेप है, कैंसल आउट हो गया। अब आपके पास बच क्या गया सर, मेरे पास यहाँ पे बचा 2a+n-1d, और यहाँ पे बचा आपके पास 2a+n-1 कैपिटल डी, ये बची है मेरे पास। अब मेरे को जाना कहाँ है, इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा बच्चों आपका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कि मुझे जाना कहाँ पर है, मुझे 17 टर्म पे जाना है, मुझे 17 टर्म पे जाना। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ, तो 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2 ऊपर से कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा a+n-1 डी अपॉन में 2, और नीचे क्या बचेगा, नीचे से भी 2 कॉमन निकाल लो, a+n-1 अपॉन में 2 कैपिटल डी। इस तरीके का क्वेश्चन टेस्ट में भी आ सकता है, तो ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये बच गया मेरे पास, अब 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। अब आपको, अब बिल्कुल क्वेश्चन मेरा बहुत आसानी से क्लियर हो चुका है। मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है 17 टर्म का रेशियो। इसे लिखोगे ये, तो ये कैसे हो जाएगा, a प्लस क्या लिखोगे 16d, 16D। और इसे कैसे लिखोगे आप, इसे लिखोगे a+16d। अब एक बात बताओ, इसका मतलब एन निकालना है ना आपको, अगर आप एन बता दो तो सारा खेला ही खत्म हो जाएगा। मैं एन की क्या वैल्यू रखूं कि वो मेरा 16 बन जाए, n-1 अपॉन में 2, मेरे को क्या चाहिए, मुझे सर ये 16 दिला दो, तो 16 ले लो, कितना हुआ n-1, ये हो गया 32, एन कितना आया 33। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर मैं एन को 33 रखूं तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे एन 33 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फॉर एन इज इक्वल टू 33, ये वाली चीज क्या बन जाएगी आपकी, a+33-1 32 अपॉन में 2 16d, ये बन जाएगा आपका पूरा, a+16d बन जाएगा। नीचे क्या बनेगा, a+16d, और ये जो आपने एन लिया है ना, इसको आपको यहाँ पे रख देना है एम 5 के साथ, 5 इंटू एन कर रख दो, क्या आएगा ये 5 इंटू 33 प्लस 3, और ये नीचे में क्या आएगा 3 इंटू 33 प्लस 4, ठीक है। ये चीज सॉल्व कर लो, बताओ ऊपर क्या आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, और आंसर आपका आ गया, ठीक है। ऊपर कितना बन रहा है, ऊपर बन रहा है 168, और नीचे कितना बन रहा है, नीचे कोई बताओ, ये तो 99 हो गया, 99 प्लस 4 103, 103। और ऊपर कितना बन रहा है 165 प्लस 3 168, ऑप्शन दिया भी होगा इसमें, 168 रेशियो 103। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर, जनरली एनसीईआरटी में भी पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। इस तरीके के क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है हमें जाना कहाँ है, तो हमने कन्वर्ट कर दिया अपनी पूरी इक्वेशन को 17 टर्म्स के रेशियो में। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ से एक नई चीज भी हम सीखेंगे, पहले वो मैं चीज आपको बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर हो, ठीक है।
यहाँ पर एक आपको इक्वेशन दी हुई है, पहले क्वेश्चन देखो। इफ फॉर अ सीक्वेंस, सम का आपको एक इक्वेशन दी हुई है सम की। क्या इक्वेशन दी हुई है? 5n का स्क्वायर प्लस 3n। बोल रहे एन एथ टर्म जरा फाइंड करो, एन एथ टर्म फाइंड करो सीक्वेंस में। nth टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी, ये बोल रहा है हमें। तो सबसे पहले तो एक बात बच्चों, यहाँ पे कुछ चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा ध्यान से समझो। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? आपसे अगर कोई पूछे भाई मुझे ये बता कि A5 क्या होगा, सम के टर्म्स में चीज आपसे पूछे A5 कैसे होगा, तो क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ, सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स, यस और नो? सम ऑफ 5 टर्म्स क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। और सम ऑफ इसमें से 4 टर्म्स क्या होगा? माइनस कर दूंगा तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यही होगा। अगर इसमें से ये माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या बन जाता है? A5। तो ये अलग, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर मुझे कोई भी an निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला, ये मेरे को यहाँ से, अब ये मेरे को फॉर्मूला भी नहीं बोलेंगे इसको, ये तो हमने खुद ही देख लिया है कैसे आता है। Sn-Sn-1। अगर मैं ये कर दूं तो मेरे को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है? मेरे को an टर्म मिल जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात एक आपको हमेशा नोटिस में रखनी है कि A1 हमेशा S1 होता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको हमेशा से पता होना चाहिए, क्योंकि पहली टर्म का सम कितना होगा, वो तो पहली टर्म ही होगी ना, इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है। अगर कोई आपसे पूछ ले भाई A2 बता दे, तो A2 बताने के लिए कुछ नहीं करना, जो अभी फॉर्मूला बताया है, ठीक है, S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 करोगे आपका आ जाएगा। अगर कोई मुझे बोलता है A1 8 है, ठीक है, और मुझे बोलता है बताओ भैया S2 मेरे को दे देता है 17, S2 बोल देता है 17, तो और मुझसे पूछता है बताओ क्या पूछता है? सेकंड टर्म पूछता है, तो मैं कैसे बताऊंगा? सेकंड टर्म कैसे बताऊंगा? तो मुझे ये पता है कि A1 ही S1 होता है, A1 ही S1 होता है, और ये दोनों क्या हो गए? 8 हो गए। तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगी? S2 माइनस S1। यहाँ पर माइनस कर दोगे आप, 17 माइनस 8, ये आ गई आपकी 9। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो 8 और 9, पहली टर्म ये A1 भी है, ये S1 भी है, और 8 और 9 को जोड़ दोगे तो ये क्या बनेगा? 17 S2। और A2 निकालने का क्या तरीका है आपको? S2 माइनस S1 कर दोगे तो भी आ जाएगा, यानी 17 माइनस 8 कर दोगे तो भी आ जाएगा आपका E2। तो इस तरीके से भी चीजें होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन में डाला, ध्यान रखना। अब बोल रहा है सीक्वेंस के लिए बता दो भैया nth टर्म क्या होगी। तो अभी nth टर्म क्या होती है सर? an होती है nth टर्म। और क्या फॉर्मूला लिखवाया अभी इसका? लिखवाया Sn माइनस Sn-1। जैसे एक एग्जांपल देख लो, सेकंड टर्म निकालने होते हैं S2 माइनस S1 करके, जो टर्म लिख रहे हो उससे एक टर्म माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली an आ जाएगा। तो an के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे? Sn बताओ। Sn के लिए तो ये सिंपल हो गया, 5n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है। और Sn माइनस 1, n माइनस 1 इसमें रख दो बस, इक्वेशन में कुछ भी नहीं, n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, ठीक है। इसको एक्सपैंड करो, खोलो, और आपका जो बच जाएगा वही आपका an होगा, ठीक है। इसको खोलोगे जो बच जाएगा आपके पास n में और कुछ आपका कांस्टेंट में, वही आपकी an टर्म होगी। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? इसको ओपन करना आपको और कुछ नहीं करना। ये तो हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5n स्क्वायर, ये आएगा कितना माइनस प्लस 1, और ये प्लस 1 प्लस 5, 2ab क्या था 2n, ये हो गया माइनस 2n था तो माइनस 10n हो गया, 5 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं यहाँ पे, ये कितना हो गया 3n माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो, साइन चेंज करो, जो आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आया चीजें? इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आप समझ गए हो तो मेनली आपका यहाँ पे क्या हो गया है, मेनली यहाँ पर आपका सम वाला कॉन्सेप्ट सारा क्लियर खत्म हो चुका है। सम ऑफ एपी यहाँ पे खत्म होता है। अब नया कॉन्सेप्ट आता है, ये है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जियो जीपी बोलते हैं जिसे, एक जीपी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका क्या मतलब है? सपोज मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2, फिर मैं लिख रहा हूँ 2 × 3,
फिर मैं लिख रहा हूँ 2 × 3 का स्क्वायर, फिर मैं लिख रहा हूँ 2 × 3 का क्यूब एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हो सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नंबर था, फिर आपने उसमें 3 मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 3 मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 3 मल्टीप्लाई किया, उसमें एक 3 मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता जा रहा है। अगर आप रेशियो निकालो, ये क्या हो गई टर्म वाइज देखो, A1, ये सर A2, ये 3 A3 और ये A4। अगर रेशियो निकालो, रेशियो हमेशा कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ऐसे ये निकालो आप। 2 × 3 / 2, सर ये तो 3 आ गया। अच्छा, A3 अपॉन में A2 करो, ये हो गया 2 × 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 × 3, ये भी 3 आ गया। सिमिलरली A4/A3 निकालोगे, वो भी 3 आएगा। तो जीपी का मतलब क्या है, जीपी में क्या होता है, एक आपकी जो टर्म्स होती है वो एक कॉमन रेशियो से बढ़ रही होती है, कॉमन रेशियो से बढ़ रही होती है। यस और नो, समझ में आया? यस और नो। ये पहले वाली टर्म क्या थी 2, दूसरी क्या थी 6, तीसरी क्या थी, आप देख रहे हो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होती जा रही है, तीसरी क्या थी 18, इसके बाद क्या आती है आपकी 54। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक फिक्स्ड रेशियो से बढ़े जा रही, एक फिक्स्ड रेशियो से बढ़े जा रही है। इसी को कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसी को कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपीओ में आपके कॉमन डिफरेंस से बढ़ती है, ठीक है, यहाँ कॉमन रेशियो से बढ़ती है, दोनों चीजें अलग है। कॉमन रेशियो अलग है, कॉमन डिफरेंस अलग है। कॉमन डिफरेंस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड होता है आपका, ठीक है। कॉमन रेशियो से चीजें बढ़ रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप ये भी ऐसे भी कह सकते हो, सपोज हर एक आपकी टर्म अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे लिखकर 2, यहाँ पे लिख दो सपोज 40 लिख देता हूँ मैं, फिर ये कॉमन रेशियो से बढ़ रही है, हाफ रेशियो से अगर ये बढ़े जा रही है, तो इंटू हाफ करूंगा तो मैं क्या आया 20, इंटू हाफ करूंगा तो आया 10, इंटू हाफ करूंगा तो क्या आएगा 5, इंटू हाफ करूंगा तो 2.5, इंटू हाफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी आपकी एक फिक्स्ड रेशियो से बढ़ रही है। किस रेशियो से बढ़ रही है, 1/2 के रेशियो से बढ़ रही है। यस और नो, यस और नो। यस। तो ये भी आपकी एक फिक्स्ड रेशियो यस से सर। बढ़ रही है। अब वो रेशियो क्या है आपका, हाफ है, ठीक है, हाफ है, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कम आती जा रही है, जो वैल्यू आती है कम आती जा रही है। इसी को बोलते हैं हम अपना कॉमन रेशियो, ठीक है। और कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते थे, ठीक है। क्लियर है ये आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा कैसे, जो आप उसमें लिखते थे तो आप ऐसे लिखते थे सर A+D, A+2D, A+3D, ये आप लिखते थे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अभी मैंने आपके सामने जीपी लिखा था, ठीक है। अगर आप जीपी ध्यान से देखो तो जीपी मैंने कैसे लिखा था, मैंने ये वाला जीपी उतार लेते हैं। देखो मैंने पहले लिखा 2, ठीक है, फिर 6, फिर लिखा मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करे जा रहे थे 18, और फिर लिखा 54। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली टर्म क्या हो रही है 2 × 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली टर्म क्या हो रही है 2 × 3 के स्क्वायर से। यहाँ पर एक और 3 मल्टीप्लाई हो गया, इसमें एक और 3 मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें एक और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें एक और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसको कैसे फॉर्म में होती है आपका जीपी, जीपी इस फॉर्म में होता है A × AR का स्क्वायर इंटू AR का क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट टर्म पे भी आऊंगा मैं, लास्ट टर्म पे भी आऊंगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आप बोलोगे सर ए क्या है, ए मेरा 2 है सर। रेशियो किस रेशियो से बढ़ रही है, रेशियो सर यहाँ पे 3 है, ये तो आपको दिख ही रहा है। बट रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, A2/A1 कर लो, तो ये निकल जाता है आपका 6/2 3। तो रेशियो क्या है 3। तो आप यहाँ पे देखो तो ये हो गया ए, ये कितना हो गया A × R, ये हो गया A × R का स्क्वायर, ये हो गया A यहाँ पे क्यूब होना चाहिए था, क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 4, ठीक है, A × R फोर। क्यूब और A × R4। तो इस रेशियो से बढ़ रही है। अगर आप इसमें ध्यान से कुछ चीजों को नोटिस करोगे ना, अभी आपको पता चलेगा, ध्यान से देखना। हाँ, हैंड रेज मत करो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो डायरेक्ट। अब इसको ध्यान से चीजों को देखना, आपको कुछ पॉइंट पता चलेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट, ये सर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है,
और ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म और एक बात ये हमेशा याद रखना, अभी बताऊंगा, ठीक है, वो क्या पॉइंट है, जीपी में कोई भी टर्म जीरो नहीं होती, जीपी में कोई भी टर्म जीरो नहीं होती, उस पर बात करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं होती सर, ये कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकती जीपी में, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या होता है बच्चे, A2 अपॉन में मान लो A1, अगर मैं पहली टर्म में जीरो ले लेता हूँ, तो जैसे ही आप रेशियो निकालोगे और जीरो नीचे चला जाएगा, वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए नहीं होता वो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब इसको चीजों को ध्यान से समझना सीखो। फर्स्ट टर्म सर ए है, सेकंड टर्म मेरी क्या निकल रही है, फर्स्ट टर्म मेरी ए है, सेकंड टर्म मेरी ए आर है, थर्ड टर्म मेरी ए आर स्क्वायर है। ये दिख रहा है आपको, यस और नो, सबको दिख रहा है, यस और नो। यस सर। थर्ड टर्म मेरी ए आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म मेरी ए आर क्यूब है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझो आप, ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट टर्म का डुप्लीकेट, ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरी ए आर स्क्वायर है, सेकंड टर्म मेरी ए आर स्क्वायर है, एक मिनट, फर्स्ट टर्म मेरी ए है, सेकंड टर्म मेरी ए आर है, थर्ड टर्म मेरी ए आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म मेरी ए आर क्यूब है। तो एक पैटर्न मुझे समझ में आ गया। क्या पैटर्न समझ में आ गया, अगर मैं एक ए एन टर्म आपसे पूछूं, तो आप क्या होगे, सर मेरे को तो समझ में आ गया पैटर्न, क्या समझ में आ गया, कि जो भी टर्म हम निकाल रहे हैं ना, वो कैसे निकल रही है, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है आर, और आर क्या है, जो भी टर्म है उससे एक कम है, या सुनो, जो भी टर्म है उससे एक कम है, जो भी टर्म है उससे एक आर की पावर एक कम है, जो भी टर्म है उसमें आर की पावर यहाँ पे क्या हो गई, आर की पावर जीरो हो गई, जो कि आपका क्या होता है, ए इंटू वन, ठीक है। तो जो भी टर्म है उससे आपकी क्या है, आर की पावर एक कम है। तो अगर nth टर्म की बात करेंगे तो क्या होगा, जो भी टर्म है उसमें आर की पावर क्या होगी, कम होगी। अगर सपोज कोई मुझे बोला 10th टर्म बताओ, तो 10th टर्म के लिए मैं क्या लिखूंगा, A10 इज इक्वल टू ए आर की पावर 9, यस और नो। यस सर। अभी जैसे यहाँ पे देखो, अगर कोई मुझसे पूछता है A2 बताओ, तो आप क्या लिखते, ए आर ही है, देख लो। कोई मुझसे पूछ लो भाई ए, ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, जब क्वेश्चन बनाओगे तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ए में और आर में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे आप लिखते थे यार, इसमें एपी में कैसे लिखते थे, सेकंड टर्म को क्या लिखते थे सर, सेकंड टर्म तो ए प्लस डी होती थी, सेकंड टर्म है ना, डी क्या है, एक कम है। फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म लिख रहे होते, क्या लिखते थे, A+5D, ये लिखते थे ना। यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे ये कहता था n-1 होगा, तो सिमिलरली इसमें भी n-1 होती है पावर, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले, बताओ कॉमन रेशियो इसका, अगर दिया हुआ है आर आपको, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है, आपसे पूछ ले भाई बताओ 27वीं टर्म कितनी होगी, तो आप लिखोगे AR26, ये होगी। आपको AR ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, आर की, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सबको। एपी यस ए और डी महत्वपूर्ण था, इधर ए और आपका क्या महत्वपूर्ण, आर, ये दोनों पता होगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाए, ठीक है। क्लियर है, पॉइंट बता रहा था आपको, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, पहला पॉइंट तो एक जीरो नहीं आ सकता इसमें, ठीक है, वो तो हमें पता है सर, जीरो आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अभी आपने बता दिया। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझो। एपी में, एपी में क्या बोलते हैं सर, एपी में हम बोलते हैं कि ए बी सी अगर मेरे एपी में है, ए बी सी अगर मेरे एपी में है, तो उनका सर डी बराबर होता। अगर ये तीनों टर्म बराबर है तो इनका डी बराबर होगा। अच्छा, इसका डी निकालो सर, बी माइनस ए, इसका डी निकालो सी माइनस बी, यही आएगा ना भाई। डी क्या आएगा इसका, डी कैसे निकालते थे, A2 - A1 करके निकालते थे, A2 - A1 कैसे निकालते थे, A3 - A2 करके ऐसे निकालते थे, ये होता था डी का फॉर्मूला सर, AN-1 है ना। तो अगर ये तीनों टर्म्स, अगर सिंपल सा आप वैसे समझो, अगर मैं बोलता हूँ 2 4 6 एपी में है, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आप बोलोगे सर 4 - 2, 2 है इसका कॉमन डिफरेंस, +2 से बढ़ रही है। और कैसे निकाल सकते हो, थर्ड और सेकंड को माइनस कर लो, 6 - 4, 2 है ना, ये कॉमन डिफरेंस, ऐसे निकालते थे। अब यही चीज यहाँ पर समझो आप, यही चीज यहाँ पर आप समझो, क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है,
ए बी सी अगर आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। अगर ए बी सी आपको बच्चों पता है कि एपी में है, तो डी बराबर होगा, डी कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दोनों का डी बराबर होगा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा बी प्लस बी इज इक्वल टू ये सी, और यहाँ पर ए प्लस हो जाएगा, तो ये निकल के आगे डी बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर आपका ए बी सी एपी में है बच्चों, ए बी सी एपी में है, तो टू बी किसके बराबर होता है, ए प्लस सी के बराबर होता है। ये पॉइंट नोट कर लो, ये कई जगह पे क्वेश्चन में हम डायरेक्टली चीज यूज करने वाले हैं। ए बी सी एपी में है तो टू बी किसके बराबर होता है, ए प्लस सी के बराबर होता है। अब ए बी सी अगर जीपी में है, ए बी सी अगर आपका जीपी में है तो क्या होगा, ध्यान से समझो सर, ए बी सी जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो बराबर होगा, कॉमन रेशियो इनका बराबर होगा। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, अच्छा बी अपॉन में ए, हाँ, और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है इसमें, सी डिवाइडेड बाय बी, यही होगी ना। कैसे निकालते हो भाई, कॉमन रेशियो कैसे बराबर आता है, कॉमन रेशियो निकालने का तो यही तरीका है, ए टू अपॉन में ए वन, ए थ्री अपॉन में ए टू, कैसे निकालते हो ये, कॉमन रेशियो निकालने का तरीका क्या है, जो भी टर्म है उसको उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे डी निकालते थे तो क्या करते थे, ए एन माइनस वन करते थे, ये डी निकालने का तरीका था, कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है। तो अगर ए बी सी एपी में है, ए बी सी आपके जीपी में है, जीपी में अगर ए पी सी जीपी में है तो ए टू क्या है यहाँ पर, बी अपॉन में ए, और ए थ्री क्या है आपका यहाँ पे, सी अपॉन में बी, तो ये क्या आ गया आपका, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ए बी सी एपी में है तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए बी सी एपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसका यूजेज है इसलिए बता रहे हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लो आप। ये बोल रहा है भैया nth टर्म बता दो इसकी। अब कई बच्चों को देख के लगेगा ये क्या पूछ लिया, इसमें nth टर्म कैसे बता दे। ये तो साफ चीज मुझे दिख रही है कि ये एपी में नहीं है, एपी में देखने के लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, 8 और 4 में क्या आ रहा है, 4 माइनस 8 माइनस 4, 4 और 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो एपी में तो नहीं है, जीपी में है। और जीपी में आपको क्या बतानी है सर, nth टर्म बतानी है। nth टर्म का क्या फॉर्मूला है, ए इंटू आर की पावर n माइनस वन, खत्म। ए क्या है यहाँ पर, 8 है, अच्छा आर क्या है यहाँ पर, 4 डिवाइडेड बाई 8, कितना है, 1/2, हो गया ना, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें, देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा मैंने 8, यहाँ पे लिखा मैंने 1/2 n माइनस 8, n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1 लिखोगे, n पता है किसी को, किसी को पता है n क्या है इस क्वेश्चन में, सर n नहीं पता है इसमें, बिल्कुल भी नहीं पता, किसी को पता है n क्या है इस क्वेश्चन में, नो सर, नहीं पता। नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म है बट n तो नहीं पता ना आपको, तो निकालो इसको, ये क्या बना आपका, 2 क्यूब इंटू ये क्या बना अपॉन में, इंटू 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, यही है ना। अगर इसको अलग, ये कई बच्चों को चीजें क्लियर नहीं होती। 1/2 की पावर n माइनस 1 का क्या मतलब है, 1 की पावर भी n माइनस 1 है और 2 की पावर भी यहाँ पे n माइनस 1। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 1 की पावर अब कुछ भी हो, n माइनस 1 हो, n माइनस 1 माइनस कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी रखोगे 1 ही आएगा, इसलिए उसको डायरेक्टली 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये ऊपर जाके क्या बना, 2 3, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। ये सब चीजें आपको इंडिसेस करना आना चाहिए। ये क्या हो गया, 3 माइनस n प्लस 1, तो ये कितना आया, 2 की पावर 4 माइनस n, ठीक है। तो nth टर्म क्या है आपकी, 2 की पावर 4 माइनस n, ये दिया हुआ है जो कुछ, बिल्कुल सही है, nth टर्म तो यही है, समझ में आया। तो nth टर्म कैसे भी निकाल सकते हो आप, nth टर्म कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट देखो, और भी आसान है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a दिया हुआ है 4, कॉमन रेशियो क्या दिया हुआ है, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, पूछ रहा है nth टर्म बताओ, nth टर्म ये है क्या,
देख लेते हैं एन क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ठीक, कितना है 4 इंटू 3 की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये बताओ सिक्स्थ टर्म ही है, देख लो। बिल्कुल, अगर सिक्स्थ टर्म आप पूछते तो सिक्स्थ टर्म क्या होती, सिक्स्थ टर्म के लिए क्या लिखते, ए आर की पावर 5 सीधा लिख देते हम। ठीक है, तो सिक्स्थ टर्म बोला हुआ है उसमें, तो सीधा लिख दो आप। सिक्स्थ टर्म क्या होगी, ए आर की पावर 5। एक हमेशा कम होती है, आर का पावर रेज अप करते हो। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ आपको, 4 इंटू 3 की पावर। क्लियर है, चीजें समझ में आई, लिखते कैसे। क्वेश्चन आते हैं जीपी पे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सेकंड और फिफ्थ टर्म आपकी जीपी की है 24 और 81 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द जीपी, बोल रहा है जीपी फाइंड कर दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सेकंड टर्म सर ये एक हो डाउट गई, है ए आर इज इक्वल टू 24। हाँ पूछो। सर, कमेंट में वो चैट बॉक्स में पूछा है। अरे चैट बॉक्स में मत पूछा करो, ऐसे पूछ लिया करो सर। अगर एक की पावर एन हो और दो की पावर एक हो तो भी डिवाइड होने पर क्या कंफ्यूजन है इसमें, क्या कंफ्यूजन है पूछो, समझ में नहीं आया मुझे। सर 1/2 की पावर अगर n-1 लिखेंगे, सर एक फॉर्मूला होता है ना जिसमें वन जो a की पावर m तो और अपॉन में b की पावर n लिखते हैं, तो फिर डिवाइड होने पे a अपॉन b का होल पावर m-n लिखते हैं। वैसे इसमें करेंगे तो इसकी पावर 1 की पावर n और 2 की पावर 2 आएगी ना, वो 1। देखो, ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी की पावर होल की पावर एन। ठीक है, ए की पावर एम है और बी की पावर एन है, तो इसे हम लिखते हैं, कैसे लिखोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे तो आप माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बट अगर यहाँ पर मैं लिख देता है ए की पावर एम और ए की पावर एन, तो आप लिख सकते थे ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, और क्या होता है, अगर ए की पावर एम है और ब्रैक इसके बाहर भी एक पावर दी हुई है एन, इसका क्या मतलब होता है, ए की पावर एम इंटू एन। ठीक है, तो ये सब बेसिकली आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो ये कितना हो गया, ए की पावर एम प्लस एन। हाँ पूछो आप। अब आप लिख रहे हो, अगर आप मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है वन की, नीचे खाली दी हुई है, ऊपर वन की पावर नहीं दी हुई, तो वन की पावर मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, n-1 एज्यूम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि वन की पावर कुछ भी हो वापस से मेरे को क्या देगी, वन ही देगी। 1 ही देगा। हाँ ठीक है, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है सेकंड और फिफ्थ टर्म आपकी जीपी की 24 और 81 है, फाइंड करो जीपी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड टर्म यानी ये तो सर ए आर हो गया, ए आर के मतलब ठीक है। और फिफ्थ टर्म क्या हो गई जी, फिफ्थ, और ये कितनी दी हुई है आपको, 24 दी हुई है। फिफ्थ टर्म क्या हो गई, ए आर 4 हो गई। ये आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है वैसे ही, बट आप लोग अभी पहले बार देख रहे हो इसलिए। ये कितना हो गया, 81 हो गया। बता दो अब, क्वेश्चन खत्म। इसमें क्या बोल रहा है, जीपी बता दो। जीपी बता दो, कैसे बताओगे जीपी, बताओ। डिवाइड कर दो ना इन दोनों को, डिवाइड कर दो, A5 डिवाइडेड बाई A2 कर दो, अपने आप आर निकल जाएगा आपका, अपने आप आर निकल जाएगा। जरा करो डिवाइड, ये हो गया AR4 डिवाइडेड बाई AR इज इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाई 24। ए से ए कट गया, आर से एक आर कटा, तो ये कितना बचा आपका, आर क्यूब इज इक्वल टू 81। 81 कितना होता है बताओ, क्यूब में अगर बताओगे तो बता पाओगे कितना होता है, 3 का क्यूब। कितना, 3 का क्यूब होता है, नहीं, इसको काट लो, पहले काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 और 8। अब हो जाएगा 27 और 8 आया। 27 8 को कैसे लिख सकते हो आप, तो ये तो हो गया 3 और 3 ये का हो गया 2 का क्यूब, 2 से क्यूब कटा, आर आ गया 3/2। आर आ गया आपका 3/2, तो ए भी निकल जाएगा यहाँ से। ये क्या निकलेगा, आर 3/2, सॉरी ए निकालना है ना अपने को, ए इंटू 3/2। ये कितना दिया हुआ आपको, 24। इसमें रख दो ना आर, ताकि बस ये कट गया, यहाँ से 8 हो गया ये, और ये कितना हो गया 16। ये आ गया 16, आर आ गया 3/2, बस निकलती जाएगी 16। इसको 3/2 से डिवाइड करा तो 2 से 8, दूसरा क्या होगा 24,
फिर इसको 3/2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3/2, 12 इंटू 3 36, ठीक है, सो ऑन। तो ये जीपी बन गया आपको। समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन? सर नो, दो चीजें दी हुई थी मुझे, सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म, दोनों को मैंने आपस में डिवाइड किया, आर निकल गया उसकी वजह से। इसमें मैंने पहले ही बताया जीपी में सारा खेला ए और आर का है। आर पता चल गया तो आर को मैंने इसमें पुट कर दिया, पुट करते ही ए पता चल गया। ए और आर अगर आपके पास दोनों आ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जीपी बन जाता है। ठीक है, पहली टर्म 16, उसको फिर 3/2 से मल्टीप्लाई करते रहो। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आएगा, फिर इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आएगा, इसको 3/2 से आगे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर उसके हिसाब से 54 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो, ऐसे करते चलोगे तो आता जाएगा, जीपी बन गया। जब भी जीपी की बात हो रही है तो ए और आर पे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा था द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी 1। ये तो बहुत टुच्चा ही क्वेश्चन हो गया ना। फिर अगर बोल रहा पहली टर्म ही बता दी तो इसने हमें क्या बोल दिया, बोल दिया A1 है। ठीक है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म इज 90। थर्ड और फिफ्थ टर्म को अगर जोड़ दो तो ये बन जा रही है 90। अच्छा जी, फाइंड द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो फाइंड कर लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। थर्ड टर्म क्या होती है सर, ये तो AR² होती है, ये AR4 होती है, AR4, और ये कितना आ गया 90। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ से, क्या करोगे, ए तो 1 है, ए कॉमन निकाल भी लोगे तो ये क्या बचा आपका R² प्लस R⁴ इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये बच गया आपके पास, यस और नो। अब इसमें क्या करोगे नेक्स्ट बताओ। कई बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, सर अब कैसे करेंगे, हम तो अटक गए, आर नहीं निकला। अरे सब निकलेगा भाई, यार कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। तो R² को इस तरीके के जब भी क्वेश्चन होते हैं मैं टी मान लेता हूँ। ठीक है, ताकि चीजें आसान से हो जाए, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। ये क्या बनी, T प्लस T² इज इक्वल टू 90। बस खत्म। क्या बना ये, T² प्लस T माइनस 90। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे सॉल्व, लगा दो अपना वही मेथड। कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन वाला। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करोगे तो दो फैक्टर बनेंगे, इसके बनेंगे T प्लस 10 और एक बनेगा T माइनस 9 इक्वल टू से 0। तो T की दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई जी सर, T की वैल्यू आ गई -10 और T की वैल्यू आ गई 9। अरे T क्या लिया था, R² लिया था सर आपने, तो R² -10। अब एक बात बताओ सिंपल सी यारो, कि किसी भी चीज का स्क्वायर माइनस में आएगा क्या, नहीं आ सकता सर, स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आता। तो ये तो गलत ही हो गया ना, किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो माइनस में तो आंसर आएगा नहीं, इट विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव रिजल्ट, स्क्वायर विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव। तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, R² 9 बचा, तो R कितना बचा मेरे पास, प्लस माइनस प्लस 3। माइनस 3। बस हो गया, खत्म खेल, प्लस माइनस 3। तो कॉमन रेशियो क्या है, या तो +3 है या तो -3, और उसके बेसिस पे आपको क्या बना लेना, बस कॉमन रेशियो पूछा उसने, अपने को इससे ज्यादा करना ही नहीं। R क्या आ गया, +-3, यहीं पर आंसर खत्म। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आओ, ये क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे थोड़ी हवा टाइट होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इन अ जीपी इफ A1 इज n की पावर -4, A2 क्या है n की पावर n, और A8 क्या है n की पावर 52। बोल रहा है n फाइंड करो, बोल रहा है n फाइंड करो, और ये बोला हुआ है ये जीपी में। तो यहाँ पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे घबरा जाएंगे, यहाँ पे घबराने की क्या बात है। यहाँ पे an की पावर -4 दिया हुआ है ना ये। तो एक बात बताओ, ये क्या हुआ सर, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, तो a कितना है मेरे पास, n की पावर -4। सेकंड टर्म क्या है सर, ये तो AR होती है सेकंड टर्म। ये कितना दिया हुआ है आपको, n की पावर n। अगर n की पावर n है तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, अभी निकालेंगे, चलो पहले पूरा लिख लेते हैं। A8 को बताओ कैसे लिखोगे, A8 को बताओ कैसे लिखोगे सर, AR की R की पावर 7 इज इक्वल टू n इंटू 52, ऐसे लिखेंगे। यस और नो, यस और नो। यस सर। अब एक बात बताओ, ये तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इस चीज में जरा पुट करो, चीजें सारी पुट करो।
आर पुट करना है मुझे, मैं आर पुट करूंगा, मेरे को आर निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे ए रख दूं, ए कितना दिया हुआ है, पहले इसमें से आर निकालो। ए दिया हुआ है सर एन की पावर -4 इन टू आर इज इक्वल टू एन की पावर एन, यानी आर कितना हो गया, एन की पावर एन अपॉन में एन की पावर -4, यानी आर कितना हो गया, एन एन की पावर -4। तो ये ऊपर क्या हो गया, एन की पावर n+4 हो गया, यस और नो। यस सर। बस आर निकल गया आपके पास, आर निकल गया, ए भी है आपके पास, इसको उठा के किसमें पुट कर दो भैया, इसमें पुट कर दो। ए की जगह पर रखा मैंने एन की पावर -4 आर की पावर 7, आर कितना दिया हुआ है पहले आपको, एन की पावर n+4 और इसकी पावर 7, ये दिया हुआ एन की पावर 52। ठीक है, खोल लो, सारा खत्म हो गया, ये हो गया एन की पावर -4 इंटू एन की पावर 7n प्लस 28 इक्वल्स टू एन की पावर 52। ठीक है, अब मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन होती है तो पावर ऐड हो जाती है, -4 प्लस 7n प्लस 28 करोगे तो क्या आएगा, 7n प्लस 24, सीधा लिख दो 7n प्लस 24। इन सब मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, -4 प्लस 7n प्लस 28 करोगे तो क्या आएगा, 7n प्लस 24। ये कितने के बराबर दिया हुआ है, इनकी पावर 52, बेस सेम है तो पावर लिख दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये कितने हो गए, 7n प्लस 24 कितने के बराबर हो गया, 52 के बराबर हो गया। इसको सॉल्व करो, खत्म क्वेश्चन। क्या आएगा एन बता दो फटाफट, एन कितना है, 52 में से 24 गए तो 28 आया, 7n, यानी एन 4 आएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्वेश्चन कुछ नहीं था। पहले वाले इक्वेशन में से ए मुझे पता था, दूसरी इक्वेशन में फिर मैंने ए पुट कर दिया, दूसरी इक्वेशन में सेकंड टर्म दी हुई थी ना, सेकंड टर्म दी हुई थी, ए पुट किया तो आर आ गया, ए और आर को इसमें पुट कर दिया, बस एन निकल गया वहां से। क्लियर, आओ ये क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से देखो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोलता है x2x plus 2 3x plus 3 are the first three terms of the GP, then find the fourth term। अब यहाँ पे कई बच्चों की हवा निकलती, क्या सर ये तो आपने इसमें वेरिएबल में दिया हुआ है, आंसर आपने ऑप्शन में नंबर्स में दिए हुए हैं, ये क्या बात हुई, ये कैसे होगा, होगा भाई, क्यों नहीं होगा। ध्यान से देखो, गलती अब जो मेन पॉइंट मैंने बताया था, किसी को याद होगा तो वो बता सकता है इसका आंसर। अभी बताया था, क्या दिया वही, x 2x plus 2 3x plus 3, ये क्या है भैया आपके, सर जीपी में है ये तो जीपी में हमारे, ठीक है जीपी में। अगर तीन टर्म्स आपकी जीपी में होती है तो क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, मैंने बताया था ना, ए बी सी अगर आपका जीपी में है तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी अगर आपका जीपी में होता है तो क्या लिखते हैं, किसको याद है, किसको याद है, कौन क्लास में कान खड़े करके बैठा था, बताओ क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तभी बोला था इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, सो रहे हो हैं, मिठाई नो करूं, सर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए सी, बताया था इंपॉर्टेंट रिमार्क को, कहाँ कौन सी शीट में अभी बताता हूँ। तीन टर्म्स अगर एपी में होती है तो एपी में होती है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, और जीपी में होती है तो बताया था बिल्कुल, क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मिस नहीं करना है, पता होना चाहिए आपको। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, अगर तीन टर्म्स जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बताया भी कैसे भाई, सर ए बी सी जीपी में है तो रेशियो कैसे निकालोगे, बी अपॉन में ए सी अपॉन में बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर ए सी के बराबर आ गया, खत्म। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन रखो, मिठाई लगा देनी है मैंने, याद नहीं करोगे तो ये क्या आ गया आपका, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो निकाल लो बस, हो गया बी स्क्वायर, यानी 2x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू
x इंटू 3x+3। सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। कर लो इसको सॉल्व। ये कितना हो गया? 4x² + 4 + 8x। और ये कितना हो गया? 3x² + 3x। यहाँ पे हम प्लस माइनस किया, 4x² में से 3x² गया, 4x² में से ये माइनस होगा तो यहाँ पे बचा x²। ठीक है, 8x में से 3x माइनस हुआ, +5x और +4 = 0। ठीक है, निकालो इसके। क्या आएंगे इसके दो रूट्स? बताओ फटाफट, क्या आ रहे हैं इसके दो रूट्स? करो इसको। x+4 और x+1, ये दो फैक्टर बनेंगे। तो x की दो वैल्यू आ गई। क्या आ गई जी? एक तो सर -4 आ गई और x आ गया एक आपका -1। तो x2 आ गया आपके -4 और -1। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, x अगर -1 रखूं मैं, तो जरा रखो x -1 को। दूसरी टर्म्स क्या बन रही है सर? -1, ये हो गया -2 + 2 0। ये कितना हो गया? -3 + 3 0। एक चीज तो मैंने आपको सदा बताई थी कि जीपी में कोई भी टर्म 0 नहीं होती। कि जीपी बन भी नहीं रहा, क्योंकि जब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या सारा खेला बिगड़ जाएगा। जीपी में कोई भी टर्म आपकी 0 नहीं होती। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो 0/-1 तो 0 होता है। ये तो है, सही बात है, ठीक है। और 0/0, ये 0/0 कभी भी 0 मत बोल देना, ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए बोलते हैं जीपी में कहीं पर भी 0 पड़ जाए, कहीं पर भी 0 पड़ जाए तो वो 0 नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड है, फिर वो जीपी नहीं है। तो ये तो जीपी नहीं है। जीपी नहीं है मतलब -1 डालेंगे तो सर जीपी नहीं बन रहा, बिल्कुल -1 वाला नहीं है इसमें डाल के काम हो रहा। तो -4 डालोगे जीपी बन जाएगा। -4 डालोगे तो ये बनेगा -4, और ये हो गया -8 + 2 -6, और ये हो गया -9। देखो जीपी बन रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, आ गया आंसर। क्या पूछा था उसने? फाइंड दिस फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म बता दो। ठीक है, पहली टर्म क्या थी? -4। रेशियो कितना आ रहा है? 6/4। 6/3/2, 3/2 की पावर क्यू। ठीक है, निकाल लो आंसर, आ जाएगा। ठीक है, निकाल लो आंसर, आ जाएगा। ये कितना हो गया? 27/4, सॉरी ये 8 है। 8. ठीक है, तो ये कौन सा आया? ऑप्शन नंबर -27/2। -27/2 इज द करेक्ट आंसर। तो कहाँ से बना क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन सारा इससे बना। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो दिक्कत होने वाली है, फिर ये चीजें आपको छोटी छोटी क्लियर होने वाली। अब आते हैं एक और क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द जीपी, जैसे ही हमने एपी में पूछते थे भैया, एपी दिया होता था और पूछा होता था कौन सी टर्म इसमें ये वाली है, बताओ। तो सेम इस पे भी यही कर रहा है। आपको जीपी दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सी टर्म इसमें 128 है, बताओ। तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। A2 है, R आपने निकाल ही दिया है। कैसे निकालते हो? A2/A1 करते हो, क्या हो गया? 1/2, 1/2। R भी आ गया, A भी आ गया आपके पास। क्या पूछ रहा है? ये कौन सी टर्म है? ये क्या है? nth टर्म। nth टर्म का क्या फॉर्मूला? AR की पावर n-1। nth टर्म पता है मुझे, 1/128, 1/128। ठीक है, ए पता है मुझे, कितना दिया हुआ है? 2 × 1/2 की पावर, यहाँ पर क्या आ गया? n-। क्लियर है? तो कर लो, ये हो जाएगा। ऐसा ना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 2 को यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये क्वेश्चन यहीं पर हो गया। वैसे ये हो गया 1/256, और ये कितना हो गया? 1/2 की पावर n-। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये चीज बराबर है आपस में। 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 256। 256 को कैसे लिखते हो आप?
ऐसे लिखते हो 2 की पावर 8 कितना होता है 256 कितना होता है बताओ बच्चों 2 की पावर कितना होता है फटाफट बताओ 2 की पावर 8 होता है 5 बच्चे होता है 6 128 7 7 होता है या कितना होता है 6 2 की पावर 6 64 होता है 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 256 ठीक है 2 की पावर 9 512 100 ठीक है ये हो गया कितना 2 की पावर 8 8 2 की पावर n-1 यहाँ पे बेस सेम होता है तो फिर ऐसे लिख लेते हैं n-1 इज इक्वल्स टू 8 एंड कितना आया 9 9 इज द आंसर 9 इज द आंसर विच टर्म ऑफ द इज ये तो ये 9th टर्म है 9th टर्म है ये ससुरी क्लियर है आओ आईआईटी का क्वेश्चन देखे 2002 का क्या बोल रहा है ये अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन ए बी सी एपी हम मिक्स कर दी खिचड़ी पका दी एपीजीपी की एपीजीपी की खिचड़ी बना के खिला रहा है अब इस तरीके क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ पॉइंट आप ध्यान से समझ लो क्या पॉइंट है वो ध्यान से क्या पॉइंट होते हैं वो ध्यान से समझ लो पहले इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में जो मैंने आपको बताया था वो ध्यान से समझ लो मैंने आपको बताया था कि सर ए बी सी अगर एपी में है तो हम दो तरीकों से चीजों को लिखते हैं जनरली हम लिखते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका रहता है हमारा वही वाला कैसा वाला तरीका 3 टर्म्स को लिखने का ए माइनस डी ए प्लस डी ये वाला जो पिछली क्लास में बताया था ए प्लस डी ए प्लस 2d मतलब कोई भी ले लो या तो इन तरीकों से लिखते हैं या तो इस तरीके से लिखते हैं ठीक है और एबीसी अगर जीपी में हो तो एबीसी जीपी में हो तो ये जो अभी बताया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ये तरीका है और दूसरा तरीका है वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ये दो तरीके तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे इसमें बोल रहा है क्वेश्चन समझो पहले लेट ए बी सी इन एपी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में क्वेश्चन समझो एबीसी एपी में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में है ये चीज ध्यान से समझ लो ए बी सी सर मेरा एपी में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में है ये क्या दिया हुआ है इफ a इज लेस देन b इज लेस देन c इसका मतलब क्या है सबसे छोटा a होगा फिर b होगा फिर c होगा मतलब कुछ इंक्रीजिंग पैटर्न है इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग पैटर्न ये बड़ा सबसे क्या है c सबसे बड़ा है फिर b उससे बड़ा है फिर a उससे बड़ा है मतलब सबसे बड़ा c है उससे छोटा b है b से छोटा a है ठीक है तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग पैटर्न ये पैटर्न कौन सा है इंक्रीजिंग पैटर्न पैटर्न भी ध्यान रखना इस पे भी बात करेंगे अभी एंड ए प्लस बी प्लस सी ये तो आपको पता होता है ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई ए बी सी एपी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में ये क्या चीज दी हुई है सर ये तो मुझे कंडीशन दे दी हाँ कंडीशन दे दी भाई ए प्लस बी प्लस सी 3/2 ये कंडीशन है बोलता है ए की वैल्यू फाइंड करो बोलता है ए की वैल्यू फाइंड करो तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आने हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है भैया मुझे ये दोनों चीजें पता है तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अगर आप ये चीज यूज कर रहे हो तो इसके साथ एपी में अगर आप ये चीज यूज कर रहे हो तो इसके साथ आप जीपी में ये यूज करोगे ये नहीं यूज करोगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये यूज करोगे ए प्लस ए आर स्क्वायर पर अगर आप ये चीज यूज कर रहे हो ये चीज यूज कर रहे हो एपी में तो जीपी में ये यूज करोगे ठीक है इन दोनों चीजों को कंबाइंड यूज नहीं करोगे ठीक है अगर आप एपी में ये यूज कर रहे हो 2b प्लस क्वेश्चन में इक्वल्स टू ए प्लस सी तो जीपी में ये यूज करोगे ध्यान से सुन लो एपी में ये यूज कर रहे हो तो फिर जीपी में आप ये यूज करोगे ये नहीं यूज करोगे वरना क्वेश्चन का आंसर नहीं है अब समझो मैं इसमें क्या यूज करूंगा ध्यान से समझ लीजिए ठीक है मैं क्या यूज करूंगा ठीक है अब ए बी सी बच्चों आपको दिया हुआ है ध्यान से अब एपी को ध्यान से देखो सर ए बी सी मेरे को एपी में दिया हुआ है हाँ जी बिल्कुल एपी में दिया हुआ है इसके लिए मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ ये चीज यूज कर रहा हूँ मैं
तो जीपी में ये यूज करूंगा। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, ये चीज यूज कर रहा हूँ। इसको मैं इस मेथड से लिखना चाहता हूँ, इस मेथड से। तो अगर मैं इस मेथड से लिखना चाहूँ तो बीच वाली टर्म को देखते हैं हम। बीच वाली टर्म क्या दी हुई है सर? बी दी हुई है। हाँ जी बिल्कुल बी दी हुई है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको आप लिख दो सर बी माइनस डी, कोई गलत नहीं है। और इसको सी को, इसको लिख दो बी प्लस डी, कोई गलत नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपका? अब जरा इसका सम बताओ, आप सम करो जरा इसका। सम ऑफ एपी में मैंने बताया था ना, क्यू क्यू हमारा इंपॉर्टेंट होता है। सर जब इसका सम करते हैं ना बड़ा मजा आ जाता है। यहाँ पर ये चीज डाल दो, ए क्या है? बी माइनस डी। बी क्या है सर? बी। सी क्या है? बी प्लस डी। और ये कितने के बराबर है? 3/2 के। तो डी से तो डी कट गया, ये कितना है? 3b। बी कितना है? 3 से 3 कटा, बी आया हाफ, आया हाफ। तो एक चीज तो मुझे यहाँ पे पता चल गई कि मेरा बी निकल गया। बी आ गया, यस और नो? बी आ Yes, गया sir. मेरे पास। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि अगर आप ये चीज यूज कर रहे हो तो जीपी में आप क्या यूज करोगे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो जीपी में हम क्या यूज करेंगे सर? बी स्क्वायर इज इक्वल Yes, टू sir. ए सी यूज करेंगे। अच्छा बी क्या है? जीपी को पहले ध्यान से देख लो। जीपी में बी क्या होता है आपका? सेकंड टर्म होती है। ठीक है, सेकंड टर्म ए बी सी जीपी में मानते हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ए क्या है? यहाँ पर ए स्क्वायर है। बी क्या है? जीपी की बात कर रहा हूँ, बी स्क्वायर। और सी क्या है? सी स्क्वायर। तो जरा रखो इसमें, बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर का स्क्वायर। ए की जगह पे क्या रखोगे? ए स्क्वायर। और सी की जगह पे क्या रखोगे? सी स्क्वायर। यस और नो? ये हो गया आपके पास? Yes, sir. इसको जरा सॉल्व कर लो, कर लो इसको सॉल्व। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन खत्म है। बी तो आपने निकाल ही दिया ना, 1/2 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दो सीधा 1/2 की पावर 4। बी क्या है? 1/2 है। 1/2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर 1/2 की पावर 4 हो गई। ए का स्क्वायर, ए क्या लिया था आपने? आपने लिया था बी माइनस डी। ऐसा नो, ए क्या था मेरे पास? बी माइनस डी। ए क्या है मेरे पास? बी माइनस डी है। तो जरा रखो बी माइनस डी। बी क्या है? लिख देता हूँ चलो आपके लिए। ए क्या है आपके पास? बी माइनस डी का स्क्वायर कर दो सर। सी क्या है आपके पास? सी क्या है आपके पास? बी प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही करोगे और क्या करोगे? तो बी क्या है? 1/2 माइनस डी का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस डी का स्क्वायर। ये कितना है? 1/2 की पावर 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे और आपका डी निकल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा इसका। यहाँ तक समझ में आया? ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप करूँ तो आपको चीजें समझ में आए। ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप करूँ तो चीजें समझ में आए। अगर यहाँ से एक और तरीका है, चलो इसको और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं चीजों को, और ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना करके चीजों को और शॉर्ट कर देते हैं। देखो ये बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया ना? यस और नो? बी की जगह पे बी स्क्वायर रखा है। क्यों रखा बी की जगह पे बी स्क्वायर? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सर जीपी में है। और ये वाला फॉर्मूला किस पे होता है? जब ए बी सी जीपी में होते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है? ए स्क्वायर है। बी क्या है? बी स्क्वायर है। सी क्या है? सी स्क्वायर। बस फॉर्मूले में रख दिया। अब क्या करते हैं यहाँ पर? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ताकि इजी हो जाए। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड बहुत इजी हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। तो जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लोगे आप, बी की पावर 4 करोगे और इसका अंडर रूट करोगे, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो क्या बचेगा सर? तो सर ये तो बन जाएगा बी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सी। ठीक है, अभी मॉड लगा देता हूँ इस पर, ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको सॉल्व करो। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा आपका? ये क्या बन जाएगा? ए था सर बी माइनस डी, सी था बी प्लस डी। बिल्कुल यही था। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस पे अभी मॉड लगा हुआ है।
सॉल्व करो इसको। ये कितना आ गया 1/4। इजी सॉल्व करने के लिए किया, नहीं तो जो नेक्स्ट पिछले स्टेप में किया था वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा उससे, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ये क्या है आपका बी माइनस डी और बी प्लस डी, किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है ये सर? बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। लिख दो फिर क्या है, मॉड में बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये कितना हो गया 1/4। बी स्क्वायर कितना है 1/4 माइनस डी स्क्वायर। मॉड हटाओगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या बनेगा ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस डी स्क्वायर, दूसरा क्या बचेगा 1/4, ठीक है, माइनस 1/4 माइनस डी स्क्वायर। ऐसे 2 डी आएंगे, ध्यान रखना। ये आया 1/4 माइनस डी स्क्वायर। ये कितना आया 1/4 माइनस 1/4 प्लस डी स्क्वायर। ये तो 1/16 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, उधर उधर जाएगा तो सॉरी 1/16 नहीं, उल्टा कर दिया, 2/4 हो जाएगा। ये 1/4 और 1/4 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आईआईटी का क्वेश्चन कर रहे हो। डी स्क्वायर कितना है 2/4, तो डी कितना आया 1/√2। यहाँ से कितना आया, कट गया ये, यहाँ से डी आ रहा है 1/√2। यहाँ से क्या आ रहा है डी, यहाँ से क्या आ रहा है सर, ये तो कट जा रहा है बिल्कुल, तो यहाँ से डी स्क्वायर ही 0 आ जा रहा है, तो डी भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपके 2 आंसर आ गए, ठीक है। डी 0 ले सकते हो आप, डी 0 ले सकते हो। अच्छा, ये डी स्क्वायर आया था 1/√2। ध्यान से देखो, डी स्क्वायर क्या है आपका, हमने ये डी स्क्वायर 1 क्या दिया हुआ था 4 दिया हुआ था। जब इसका रूट करोगे 1/4 का रूट करोगे तो 2 वैल्यूज आएगी आपकी। डी क्या आएगा प्लस माइनस 1/2, ये ध्यान रखो बस। बट डी 0 नहीं हो सकता, क्यों डी 0 नहीं होगा, पता है ना क्यों नहीं होगा डी 0? यस और नो? डी 0 नहीं होगा। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास ये 2 बच गए आंसर। एक बच गया क्या प्लस माइनस √2 डी, या तो प्लस 1/√2 है या डी माइनस 1/√2 है। दोनों में से कौन सा होगा, दोनों में से कौन सा होगा, एक है आंसर बताओ, दोनों में से कौन? सर 1/√2। 1/√2 माइनस वाला क्यों नहीं होगा, माइनस वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इंक्रीज नहीं, क्योंकि ये क्या था आपका इंक्रीजिंग एपी था, ठीक है, इंक्रीजिंग एपी था। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, आप खुद इसको नोटिस करो, जरा मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? अब देखो ए क्या है, आप देखो सर ए था मेरे पास, आपने 3 लिए थे, ए बी सी ए पी में था, ये बी था, ये बी माइनस डी था, और ये बी प्लस डी था, यही था। बी माइनस डी करो जरा, बी 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1/√2, ये क्या आया 1/2, ये कितना आ गया 1/2 माइनस 1/√2। ये इंक्रीजिंग नहीं बन रहा, ये डिक्रीजिंग बन गया, डिक्रीजिंग बन गया ये, ध्यान रखो। यहाँ पर अगर आप इन चीजों को सॉल्व करोगे ना तो ये आपका ये पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ये आपका कब फॉलो होगा, जब आप डी क्या लोगे 1/√2। क्लियर है? तो ए की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी ए की वैल्यू आपकी, वो आपको निकाल लेनी है और आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू जो है वो रख देंगे हम और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक बार इसको नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे अच्छे तरीके से ताकि आपका ये क्लियर हो जाए, ठीक है। जेई के क्वेश्चन कर रहे हैं, रेशियो पर क्वेश्चन भी रहा, ठीक है। हमारी कल की क्लास में और इस चीजों को अच्छे से देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पूरे आपके अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके सर ओके बच्चों, बाय। कल की क्लास में आना, इसको कंप्लीट Bye, करेंगे sir. अच्छे से। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, देखो घट जाओ, हर क्वेश्चन को 5 मिनट तो आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो चीजें आप क्लियर
नहीं होने वाली है। ठीक है, नोट्स कल पुराने अपडेटेड है, उनको उठाओ, रिवाइज करो, एपी को रिवाइज करो, सम ऑफ एपी को करो। जब आप करोगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन तब आपके दिमाग में ये चीजें घुसेगी, अदरवाइज नहीं घुसेगी। ठीक है, इसलिए एक बार ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में फिर कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से पॉइंट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, Okay, sir. ओके बच्चे, बाय। बाय सर।